मित्रों, मनी स्क्वायर नॉलेज एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम अभी आपके लिए लेकर आए हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पार्ट 4, जिसमें बहुत सारे ऑब्जेक्शंस के बारे में जानेंगे। जैसे पार्ट 3 में मैंने बताया था कि मेरे पास बहुत सारी पॉलिसीज हैं, मेरी वाइफ से पूछ के बताता हूँ। ये 2 ऑब्जेक्शंस के बारे में हमने जानकारी ली थी और कुछ चीज़ें भी हम जाने थे अभी। और अदर ऑब्जेक्शंस के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। कस्टमर ऑब्जेक्शन तो करता ही है और वो स्वाभाविक है और करना भी चाहिए, पर आप क्या है कि उसको देख के घबरा जाते हैं। वो पूछना चाहता है, नो नहीं बोलता है। वो नो KNOW जानना चाहता है आपसे कि मेरे को और इसके बारे में बताइए और सारी चीज़ें मेरे को इसके बारे में बताइए। इसीलिए वो ऑब्जेक्शंस करता है। आप भी कहीं जाते हैं तो ऑब्जेक्शन तो आती ही हैं। कोई भी चीज़ लेने जाते हो तो वो भी आप भी तो ऑब्जेक्शन करते हो। जब आप खुद ऑब्जेक्शन करते हो तो दूसरे से ऑब्जेक्शन आना तो स्वाभाविक है, आएगा ही। और आप तो कुछ नहीं दे रहे हो उनको, आप तो एक सिर्फ और सिर्फ कागज का टुकड़ा दे रहे हो। और क्या दे रहे हो? पर कहीं न कहीं उस कागज के टुकड़ों के साथ, उस पॉलिसी बॉन्ड के साथ उनके सपने जुड़े होते हैं। उन सपनों को आपको रियलाइज करवाना होगा, तभी आप पॉलिसी सेल कर पाएंगे। यदि उन सपनों के साथ आप कनेक्ट नहीं करवा पाते हैं कस्टमर को, तो पॉलिसी सेल नहीं कर पाएंगे। आपको कनेक्ट करवाना ही पड़ेगा कि क्या क्या सपने हैं और क्या क्या नीड है, और उसके अकॉर्डिंग आपको ये सारा प्लानिंग करके उसको देना पड़ेगा। आज हम जानेंगे कि एक बहुत बेहतरीन ऑब्जेक्शन है जिसको हैंडल किस तरीके से किया जाए। ऑब्जेक्शन क्या है कि मेरा रिलेटिव एजेंट है, मेरा रिलेटिव एजेंट है। अब ये भी इतना भयानक ऑब्जेक्शन है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं इसका जवाब कैसे दिया जाए। क्योंकि रिलेटिव है तो आप तो निकल गए, पर जवाब कैसे दिया जाए वो आपको देखना रहेगा। तो कस्टमर को इस चीज का मुस्कुरा के हंसते हुए जवाब देना है, मायूस नहीं होना है और बोलना है कि सर आपका रिलेटिव एजेंट है। बहुत अच्छी बात है जो LIC में एजेंट है या कोई भी इंश्योरेंस कंपनी में एजेंट है। तो आपको फिर जवाब देना है कि सर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, एक बात पूछना चाहता हूँ कि कोई भी फाइनेंशियल्स, आपकी सारी फाइनेंशियल्स जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपके किसी रिलेटिव को मालूम हो, वो अच्छी बात है या बुरी बात है? वो अच्छी बात है या बुरी बात है, उसके पहले आपको कस्टमर को जवाब नहीं देना है। कस्टमर को जवाब देना ही नहीं देना है, उससे पहले आपको चालू हो जाना है। मैंने बोला कि सर मैं आपको एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि आपकी फाइनेंशियल्स, सारी फाइनेंशियल्स किसी आपके रिलेटिव को मालूम है, तो क्या वो अच्छी बात है या बुरी बात है? सर ये बहुत बुरी बात है कि सारी फाइनेंशियल्स आपके किसी रिलेटिव को मालूम है। मान लीजिए सर कभी उसको पैसों की जरूरत पड़ी और उसने पैसा आपसे मांगा और आपने मना कर दिया, पर आपने 20,000 रुपया मंथली सेविंग कर रखी थी, वो उसको पता थी, जो कि आप इंश्योरेंस में कर रहे थे। आपने 1 साल में 2,40,000 रुपया बचाया। मान लीजिए 5 साल बाद उसको जरूरत पड़ी तो आपने 12 लाख रुपया सेव कर दिया, पर उसको मालूम है कि 12 लाख रुपया तो उसका रखा हुआ है। तो आपके मना करने के बावजूद भी वो कस्टमर, वो जो एजेंट है, आपका रिलेटिव एजेंट है, वो आपको बोलेगा कि कोई बात नहीं, आपके पास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, अपना जो पॉलिसी पड़ा है ना उसमें से मैं लोन ले लेता हूँ और बाद में मैं भर दूंगा। तो आप चाह के बिना नहीं बोल पाएंगे सर, चाह के बिना नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि उसने बता दिया आपको कि पैसा आप वहाँ रखा हुआ है तो वहाँ से मैं ले लेता हूँ, लोन निकलवा लेता हूँ और मैं भर दूंगा बाद में। उसने जवाब ऐसा दिया कि मैं भर दूंगा बाद में, तो आप मना ही नहीं कर पाएंगे उनसे। और वो पता नहीं बाद में भरेगा या नहीं भरेगा, फिर आपकी पॉलिसी तो खराब हो गई। क्या होगा क्या नहीं होगा। इसीलिए सर कोई भी फाइनेंशियल्स, आपकी फाइनेंशियल्स चीज़ें हैं किसी रिलेटिव को मालूम नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ें हैं सिर्फ आपकी कोर फैमिली को,
कोर फैमिली, जो मेन फैमिली है उसको ही मालूम होनी चाहिए। बाकी ये सारी चीज़ें किसी को पता नहीं होनी चाहिए कि कितना है क्या है। और सर मैं आपको एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि आपका कोई रिलेटिव डॉक्टर है और आपके फैमिली में किसी को हार्ट की कोई बीमारी हो गई है और आपके रिलेशन वाला कोई जनरलिस्ट डॉक्टर है, तो क्या आप जनरलिस्ट को दिखाएंगे या हार्ट स्पेशलिस्ट को? 100% ना सर, हार्ट स्पेशलिस्ट को ही दिखाएंगे। स्पेशलिस्ट का ही दिखाने का हक बनता है अपना, जर्नलिस्ट को नहीं दिखाएंगे। सर मैं वही बात बोलना चाह रहा हूँ कि आप जो आपके रिलेशन वाले पे भले ही आप ट्रस्ट कर रहे हैं, पर किसी दिन ये गलती हो सकती है कि उसको ज़रूरत पड़े और वो पैसा बाद में ना भरे और मना कर दे, तो आपकी क्या हालत होगी सर। सर ये गलती कभी मत कीजिएगा, क्योंकि पॉलिसी और अपनी फिनेंशियल्स, जो भी फिनेंशियल्स चीज़ें होती हैं किसी रिलेटिव को बताने की नहीं होती हैं। भले ही आप दूसरे को बताइएगा, वो कभी भी चीट नहीं करेगा, पर किसी रिलेटिव को सर मत बताइएगा। तो ये ऑब्जेक्शन को आपको इस तरीके से हैंडल करना है। यदि इस तरीके से हैंडल नहीं कर पाएंगे तो काम नहीं चलेगा। देन दूसरा एक बहुत ही अच्छा ऑब्जेक्शन आता है, सीए मना कर रहा है, सीए से पूछ के बताऊंगा। अब जहां सीए का नाम आता है अपनी हालत खराब हो जाती है। सीए का नाम जहां आता है वहां अपनी हालत खराब हो जाती है। सीए से अपन डरने लगते हैं। अरे भाई क्यों डरते हैं सीए से? क्या कारण है डरने का? वो टैक्स कंसल्टेंट है, वो टैक्स एडवाइजर है, आप इंश्योरेंस एडवाइजर हैं, आप फाइनेंशियल एडवाइजर हैं, तो डरने का क्यों? दोनों हैं एडवाइजर, दोनों के दोनों कंसल्टेंट। सिर्फ फर्क क्या है? वो टैक्स का कंसल्टेंट है, आप फाइनेंशियल कंसल्टेंट है, बाकी कोई फर्क नहीं है। दोनों के दोनों एडवाइजर हैं, दोनों के दोनों आप कंसल्टेंट हैं। तो कभी भी सीए से नहीं डरना चाहिए। अभी मैं बात करता हूं कि सीए से पूछ के बताऊंगा, तो आप कस्टमर को जवाब दीजिएगा, सर आपके सीए साहब से एक बार अपन मिल लेते हैं। मैं मिल लेता हूं नहीं, अपन मिल लेते हैं। तो कस्टमर के साथ में आपको सीए से मिलना है और सीए से आपको सवाल पूछना है, और सवाल सीए की लैंग्वेज में पूछना है, सर आपकी सक्सेशन प्लानिंग के बारे में क्या राय है? सर आपकी सक्सेशन प्लानिंग के बारे में क्या राय है? और लायबिलिटी हैजिंग या लायबिलिटी हैकिंग के बारे में क्या प्लान है? के बारे में आप क्या सोचते हैं? सक्सेशन प्लानिंग और लायबिलिटी हैजिंग के बारे में सर आप क्या सोचते हैं? तो कस्टमर जो सीए साहब हैं वो बोलेंगे कि यार अच्छी बात है, ये तो होना चाहिए, लायबिलिटी हैजिंग और सक्सेशन प्लानिंग तो होनी चाहिए। तो अब मैं आपको बता देता हूं कि लायबिलिटी हैजिंग और सक्सेशन प्लानिंग क्या होती है। सक्सेशन प्लानिंग का मतलब होता है कि उसने जो बिजनेस चालू किया है, बिजनेस है उसका, वो कंटिन्यूस चलता रहे, क्योंकि सीए छोटे लोगों का नहीं होता है। बड़े बड़े बिजनेसमैनों के ही बड़े बड़े सीए होते हैं, वही मना करते हैं और उनसे ही पूछना पड़ता है। तो बिजनेसमैन है और उसने एक बहुत बड़ी कंपनी स्टार्ट किया रखी है, बहुत बड़ी कंपनी रन कर रहा है वो, तो वाजिब सी बात है उस खून पसीने से बनाई हुई कंपनी कभी भी वो नहीं चाहेगा कि वो बंद हो जाए। वो चाहता है कि वो कंपनी उसकी कंटिन्यूस चलती रहे। तो अभी उसके बेटा बेटी छोटे हैं, मान लीजिए कुछ हो जाए तो कौन उस कंपनी को रन करेगा? दिस इज कॉल्ड सक्सेशन प्लानिंग। मान लीजिए बच्चे जब तक बड़े होंगे तब तक तो किसी दूसरे को ही रन करना पड़ेगा, तो उसके लिए पैसा चाहिए। तो उस पैसे के लिए वो पैसा कहाँ से आएगा? उसके लिए मैं प्लानिंग करके दूंगा। और जब तक बच्चे बिजनेस को संभालने वाले नहीं होते हैं तब तक वो पैसा मिलता रहेगा, और बच्चे जब संभालने वाले हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। उससे पहले तक आप एक अच्छा एमडी नियुक्त कर दीजिए जिसकी 20 लाख रुपया 25 लाख रुपया ईयरली सैलरी हो, और उससे आप आराम से अपना बिजनेस, उसकी वाइफ आराम से अपना बिजनेस रन कर सकती है। कंपनी को बंद नहीं होने देंगे। दूसरी चीज लायबिलिटी हैजिंग की मैं बात कर रहा हूं। लायबिलिटी का मतलब क्या होता है कि कोई भी बिजनेसमैन होता है ना, सारी चीजें गिरवी रख देता है, सब लोन पे चलता है, मशीनरी ला के डाल देता है, घर भी उसका लोन पे होता है।
मान लीजिए खुदा न खास्ता कल को कुछ हो गया तो उसका जो लाइबिलिटीज़ हैं उस लाइबिलिटीज़ के नीचे उनका परिवार ना दब जाए। इसके लिए सर मैं लाइबिलिटी हेजिंग की प्लानिंग करने के लिए आया हूँ। और जो सक्सेशन प्लानिंग है उसके भी बारे में बोल रहा हूँ मैं कि मान लीजिए बच्चे बड़े भी हो गए और बच्चों का इंटरेस्ट नहीं है उस कंपनी में, वो दूसरा कुछ करना चाहते हैं, तो भी कस्टमर तो ये चाहेगा कि मेरी कंपनी रन होनी चाहिए, मेरी कंपनी कंटिन्यूस चलनी चाहिए। पर रिटायर होने के बाद भी कहाँ तक वो काम करेंगे? इसके लिए उनकी कंपनी रन होती रहे, कंटिन्यूस चलती रहे, वो हैं तो भी, नहीं है तो भी, बच्चे उनके घर के बिजनेस में इन्वॉल्व हो रहे हैं तो भी, और नहीं हो रहे हैं तो भी उनकी कंपनी कभी भी बंद नहीं होगी। सर आप अमर हो जाएंगे। जो कर सीए को बोलिए कि सर तो अमर हो जाएंगे, और जब सीए सर अमर हो जाएंगे तो आपका धंधा कंटिन्यूस चलने वाला है, क्योंकि आप इनकी टैक्स की प्लानिंग करते ही रहेंगे। तो मैं सर वही प्लानिंग लेकर आया हूँ जो सर बोल रहे थे कि एक बार सीए साहब से अपन पूछ लेते हैं। तो सर आप बताइए कि मैं इनकी प्लानिंग कर दूँ। 100% सीए कभी मना नहीं करेगा, 100% सीए कभी मना नहीं करेगा। दूसरा एक है कि सीए ना बोल रहा है, सीए मना कर रहा है, कंप्लीटली मना कर रहा है। पहला अपन जाने थे कि सीए से पूछ के बताता हूं, दूसरा अपन जान रहे हैं कि सीए ना बोल रहा है, सीए मना कर रहा है। यदि सीए मना कर रहा हो तो उसका भी एक बहुत ही बेहतरीन रास्ता निकाला हुआ है। एक आप लेटर बनाइए, उसकी फ्रैंकिंग करवाइए, स्टैंपिंग करवाइए, और उस लेटर में लिखवाइए कि ये फला 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 कस्टमर को मैं एजेंट ये कोड नंबर, ये ब्रांच नंबर, ये इसने इतने करोड़ का इंश्योरेंस समझाया था उसकी फैमिली के लिए, और उसकी एचएलवी इतनी निकल रही थी, उसके कारण मैंने इतना इंश्योरेंस को सजेस्ट किया है। और इसको लेने से सीए साहब, जिनका रजिस्टर फर्म का नाम ये है, इनका नाम ये है, इनका रजिस्ट्रेशन सीए रजिस्ट्रेशन नंबर ये है, ये इस प्लानिंग को लेने के लिए मना कर रहे हैं। और यदि इस परिवार को, जो पॉलिसी लेने वाले हैं, उनको कुछ होता है तो जो 5 करोड़ का लगभग मैंने जो भी अपने नीड एनालिसिस के हिसाब से दिया, वो 5 करोड़ का, मान लीजिए मैंने 5 करोड़ का दिया, तो 5 करोड़ रुपए का जिम्मेदार ये रहेंगे। यदि कल को इनको कुछ हुआ तो ये सारी व्यवस्था सीए साहब करेंगे। 5 करोड़ रुपए सीए साहब देंगे। यदि इनके रिटायरमेंट लाइफ अच्छे से नहीं चल पाई तो इसका पूरा पैसा सीए साहब को देना रहेगा, जो मना कर रहा है वो। और ये फ्रैंकिंग करवाया हुआ लेटर आप सीए से भरवा लीजिएगा, जिसमें आपका सिग्नेचर, सीए का सिग्नेचर और कस्टमर का सिग्नेचर। सीए जिंदगी में उस फॉर्म पे, उस लेटर पे कभी भी सिग्नेचर करके नहीं देगा, क्योंकि वहाँ वो बाउंड हो गया है। वहाँ वो बाउंड हो गया है कि यहाँ सिग्नेचर किया फ्रैंकिंग पे, अपना जो स्टैंपिंग किया हुआ उस पे, तो वो गया काम से कि यदि कुछ हो गया तो पैसा उसको ही देना पड़ेगा। तो ये आज 3 ऑब्जेक्शन हैंडलिंग हमने सीखे हैं, और नेक्स्ट जो भी पार्ट आएंगे उसमें हम बाकी के बचे हुए ऑब्जेक्शन हैंडलिंग्स जानेंगे। थैंक यू।